चलिए, बैच का वैलिडिटी प्रीलिम्स परीक्षा तक रहेगा। और कब तक रहेगा? आपका प्रीलिम्स परीक्षा कल हो जाएगा, कल वैलिडिटी खत्म। 12 नवंबर को हो जाएगा, 12 नवंबर को खत्म। 4 अप्रैल को परीक्षा होगा 2024 में, 4 अप्रैल को वैलिडिटी खत्म। जब भी होगा मेंस के लिए अलग से बैच आएगा। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? 5,000 में एकदम चलिए, हेलो, है शांत रहिए, अब शांत रही, शांत हो जाइए। तो क्या पढ़ा रहे थे? क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन का पीडीएफ रात में संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर भेज दिए थे। लिख लिए सब लोग? लिख लिए ना? और ऑनलाइन वालों के लिए जो है संस्थान के एप्लीकेशन पर भी डाल दिए थे। एप्लीकेशन के पीडीएफ सेगमेंट में जाकर के देखिएगा तो लिखा हुआ है, डाला हुआ है, भारत के क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उसको जो है आप अपना लिख लीजिएगा कॉपी में। ये चीज कॉपी में है नहीं। हाँ, लिख लिया ही लड़का है। नहीं लिखा है जी? कहाँ है जी? लिख लिया है ना सब लोग? हाँ ठीक है, बढ़िया है, सुंदर है। नहीं लिखे हैं तब पर भी बढ़िया है। लिखे हैं तब पर भी बढ़िया है, नहीं लिखे हैं तब पर भी बढ़िया, बढ़िया बढ़िया है। ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन, इसमें प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन को हम लोग जान रहे थे। प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन को हम लोग जान रहे थे और प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन है 1907 से 1917। देखिए, लास्ट क्लास में हमने आपको बतलाया था कि क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। महाराष्ट्र से क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई। इसको शुरू करने का श्रेय चित्पावन ब्राह्मण वर्ग के लोगों को दिया जाता है। महाराष्ट्र में व्यायाम मंडल नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई। महाराष्ट्र में मित्र मेला नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई। महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई। और महाराष्ट्र के अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन से ही जुड़े हुए अनंत कानहरे थे, जिन्होंने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी, जिस एवज में उन पर मुकदमा चलाया गया, जिस मुकदमा को इतिहास में नासिक षड्यंत्र केस कहते हैं। और नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत ही अनंत कानहरे को पकड़कर फांसी की सजा दी गई और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। यहां तक हम आपके साथ चर्चा कर चुके थे। अब आज के सेशन में हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। देखिए, महाराष्ट्र तो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत का स्थल रहा है। महाराष्ट्र के बाद क्रांतिकारी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बना है आपको दिल्ली। क्रांतिकारी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बना था दिल्ली। दिल्ली दिल्ली जो क्रांतिकारी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बना था, दिल्ली से संबंधित है दिल्ली षड्यंत्र केस।
दिल्ली से संबंधित जो दिल्ली षड्यंत्र केस है, इस दिल्ली षड्यंत्र केस को ही जो है हमें समझना है। क्या है दिल्ली षड्यंत्र केस? दिल्ली षड्यंत्र केस आप समझ लिए, दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन खत्म हो गया। है पंखा को उधर कीजिए जी। है आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली दरबार का आयोजन कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ ना। पहली बार 1877, दूसरी बार 1903, तीसरी बार 1911। बहुत बढ़िया। 1911 में जो तृतीय दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, इस तृतीय दिल्ली दरबार में यह घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली को बनाया जाएगा। और तृतीय दिल्ली दरबार के घोषणा के तहत ही भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली बन गई। 1 अप्रैल 1912 से पहले तक भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। तो भारत के वायसराय कोलकाता में रहा करते थे, क्योंकि राजधानी भारत की कोलकाता हुआ करती थी। जैसे हमारे मोदी जी हैं गुजरात के, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली है। वे भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो वे दिल्ली में रह रहे हैं, हां या ना? द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की रहने वाली है, लेकिन देश की राष्ट्रपति है, तो देश की राजधानी दिल्ली में रह रही है। नीतीश कुमार है नालंदा के, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो बिहार की राजधानी पटना में रह रहे हैं। हाँ, तो जो शासक होता है, जो राजा महाराजा होता है, वो राजधानी नगर में ही सामान्य तौर पर निवास करता है। तो जब भारत की राजधानी तृतीय दिल्ली दरबार के घोषणा के तहत कोलकाता से हटाकर दिल्ली को बनाया गया, तो उस समय भारतीय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हुआ करते थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हुआ करते थे। तो लॉर्ड हार्डिंग पहले कलकत्ता में रहा करता था, लेकिन जब भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो गई, तो लॉर्ड हार्डिंग भी अपना बोरा बिस्तर समेट करके दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। तो हुआ ये कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होने के बाद भारतीय वायसराय हार्डिंग द्वितीय अपना बोरा बिस्तर समेट करके हाथी पर सवार होकर के कलकत्ता से दिल्ली जा रहा था। और जब वह दिल्ली में प्रवेश करने वाला था, उसी समय हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया। हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने की योजना रास बिहारी बोस ने बनाया था। रास बिहारी बोस ने बनाया था। रास बिहारी बोस ने हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने की योजना बनाई और कुछ क्रांतिकारियों ने उस घटना को अंजाम दिया। इस बम कांड के जरिए अंग्रेजों को डराने का योजना था कि अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी की भी भारत के क्रांतिकारी हत्या कर सकते हैं। मान लिया जाए भारत के प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, मतलब देश सुरक्षित नहीं है। भारत के राष्ट्रपति की हत्या हो गई, मतलब देश सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री की हत्या हो सकती है, तो किसी की भी हत्या हो सकती है। तो अंग्रेजों को डराने के लिए यह जो है प्लान किया गया था। हार्डिंग द्वितीय पर बम तो चलाया गया, लेकिन हार्डिंग द्वितीय उस बम कांड में बच गया। भले हार्डिंग द्वितीय बम कांड में बच गया, लेकिन अंग्रेजी सरकार की पुलिस
दिल्ली बम कांड को लेकर अपना तहकीकात, अपना जांच पड़ताल शुरू किया और फिर उस दिल्ली बम कांड को लेकर मुकदमा चलाया गया, जिस मुकदमा को इतिहास में दिल्ली षड्यंत्र केस कहते हैं। और दिल्ली षड्यंत्र केस में जब रासबिहारी बोस का नाम आने लगा तो उन्हें एहसास हो गया कि अगर हम ब्रिटिशों के हत्थे चढ़ेंगे तो हमें फांसी पर लटका देगा, इससे बेहतर यही है कि देश छोड़कर चले जाए। और फिर रासबिहारी बोस देश छोड़कर जापान चले गया। जापान क्यों गया? तो जापान ब्रिटेन का धूड़ विरोधी था। जापान और ब्रिटेन दोनों एक दूसरे का धूड़ विरोधी था, इसलिए वो जापान गया और रासबिहारी बोस जापान गए। और जापान जाकर रासबिहारी बोस अपनी आवाज को ब्रिटेन के खिलाफ बुलंद करने का काम किया। और रासबिहारी बोस जब तक जीवित रहे तब तक देश की आजादी के लिए लगातार प्रयासरत रहे। रासबिहारी बोस का इतना ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान नहीं है, बल्कि जो आजाद हिंद फौज का नाम आप सुनते हैं, आजाद हिंद फौज के गठन में भी रासबिहारी बोस का योगदान है। तो रासबिहारी बोस तो चले गए चले गए जापान। कहां चले गए? जापान। लेकिन रासबिहारी बोस से जुड़े जो अन्य क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया, उन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके दिल्ली षड्यंत्र केस के अंतर्गत 4 क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई। और दिल्ली षड्यंत्र केस के अंतर्गत जो 4 क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत बिस्वास, मास्टर अमीर चंद। अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत बिस्वास, मास्टर अमीर चंद, यही 4 क्रांतिकारी को जो है फांसी की सजा दी गई। यही आपको दिल्ली षड्यंत्र केस है। अब अगर दिल्ली षड्यंत्र केस की बात करें तो परीक्षा के लिहाज से यहां से क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या आपको याद रखना है, तो आइए समझिए, सुनिए। पहली बात, दिल्ली षड्यंत्र केस में कितने क्रांतिकारियों को फांसी दी गई? 4 का नाम याद रखना अति आवश्यक है। अवध बिहारी, बसंत बिस्वास, बाल मुकुंद, मास्टर अमीर चंद। बताइए फिर से। बताइए फिर से एक बार। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आपको हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने की योजना किसने बना? रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस। इसके बाद अगली बात, दिल्ली षड्यंत्र केस क्या है? इसका उत्तर सुनिएगा। भारत की राजधानी तृतीय दिल्ली दरबार के अंतर्गत जो परिवर्तित हुआ, उसके तहत हार्डिंग द्वितीय जब कोलकाता से दिल्ली की ओर प्रवेश कर रहे थे, उन पर बम फेंका गया। उस बम कांड को लेकर जो केस चलाए गए हैं, उसी केस को इतिहास में दिल्ली षड्यंत्र केस कहते हैं। तो आपसे कहा जाएगा दिल्ली षड्यंत्र केस क्या है, तो नहीं बतलाइएगा, हाँ या ना? बतला दीजिएगा ना, आगे बढ़ना जाए। चलिए, इसके बाद अगर बात की जाए क्रांतिकारी आंदोलन की, तो कल के सेशन में भी हमने आपको यह बतलाया था और आज पुनः हम आपको यह बात बतला रहे हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बना आपको बंगाल। कौन बना? बंगाल। बंगाल।
बंगाल की अगर बात की जाए, बंगाल जो कि क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बना, प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त को जाता है। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने भद्रलोक समाज के माध्यम से बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का काम किया था। अगर संगठन के संदर्भ में पूछा जाए, जगा दीजिए उसको का उधर है, लड़की को मुंह छुपा रही है, मारेंगे हम, मुंह तोड़ देंगे। सोती उती नहीं है जी, रूम पे क्या करती है? मोबाइल चलाती होगी, मोबाइल। बकलोल सब है। इधर भी आप लोग भी सोते हैं? नहीं सोते हैं आप लोग? हाँ, नहीं सोना है। उधर पीछे पीछे कौन कौन सो रही है जी? कौन सो रही है? दम नालायक निकम्मी सब है, सोती है क्लास में। मतलब इसका मतलब है, देखिए क्लास में सोना क्या क्या दर्शाता है पता है? क्लास में सोना एक बात यह दर्शाता है कि उसको अपने कैरियर से कोई मतलब नहीं है। दूसरा बात ये दर्शाता है कि उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। तीसरा बात ये दर्शाता है कि वो अच्छे से सो के नहीं आई है। चौथा बात यह दर्शाता है कि उसको टीचर का बात समझ में नहीं आ रहा है। समझे? अब इसमें क्या है उसके साथ वो वही जाने। समझे? बकलोल। चलिए शांत रहिए, बड़ी बढ़िया से सो रही थी, दांत निकाल रही है। चलिए, सड़मोने होता है। बताइए बताइए आज का लोग कितना निर्लज पतित हो गया है कि एक तो गलतियों करती है, शर्म से मुंह झुक जाना जे हैं कर रही है। समझे? चलिए अल्लाह का। चलिए तो हाँ, आगे आइए। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए संगठन के संदर्भ में, अगर आपसे संगठन के संदर्भ में पूछा जाए कि किस संगठन ने बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारा, तो आंसर हो जाएगा भद्रलोक समाज। और अगर आपसे क्रांतिकारी नेता के संदर्भ में पूछा जाए कि किस क्रांतिकारी नेता ने बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारा, तो उस संदर्भ में नाम हो जाएगा बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। पहली बात ये याद हो ना रहा है? ठीक है ना? गड़बड़ नहीं ना? हाँ, तो बताइए बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय किस संगठन को जाता है? भद्रलोक समाज। भद्रलोक, भद्रलोक। एक बार फिर से, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय किस संगठन को जाता है? भद्रलोक समाज। अगली बात, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय किस क्रांतिकारी नेता को जाता है? बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ, बोलिए ना। क्लियर है ये बात? अब देखिएगा, बंगाल से संबंधित
जो केस है बंगाल से संबंधित ही एक केस है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस। और बंगाल से संबंधित है अलीपुर षड्यंत्र केस, बंगाल से संबंधित है हावड़ा षड्यंत्र केस। ये सब क्या है, इसकी चर्चा आगे हम आपके साथ कर रहे हैं, तो ध्यान से इन चीजों को जो है आप सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, अलीपुर षड्यंत्र केस क्या है, फिर मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस क्या है। तो सबसे पहले अलीपुर षड्यंत्र केस। देखिए, अलीपुर बंगाल में पड़ता है। बंगाल के क्रांतिकारी अवैध हथियार रखते थे। अवैध हथियार यानी बिना लाइसेंस का कट्टा सब रखता था। 3 नॉट और कौन कौन आता, सिक्सर, पिस्टल, कार्बाइन, AK-47 और भी बहुत है, समझे। तो होता यह था कि बंगाल के क्रांतिकारी अवैध अस्त्र शस्त्र रखते थे और उससे किसी भी अंग्रेज को टपका देता था। तो बंगाल के क्रांतिकारी जो अवैध अस्त्र शस्त्र रखता था, और किसी भी अंग्रेज को मौत के घाट उतार देता था, इसी को लेकर अंग्रेजी प्रशासन की पुलिस ने बंगाल के अनेकों अवैध अस्त्र रखने वाले क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर अलीपुर में केस चलाया, जिस केस को इतिहास में अलीपुर षड्यंत्र केस कहा जाता है। अलीपुर षड्यंत्र केस में घोष बंधु भी फंसा था। अरविंद घोष, बारिंद्र कुमार घोष भी फंसा था। इसमें अरविंद घोष के केस की पैरवी चितरंजन दास ने किया था और CR दास के पैरवी के कारण ही अरविंद घोष बच पाए थे। और अरविंद घोष जब जेल से निकले तो अरविंद घोष ने कहा कि जेल में हमें भगवान के दर्शन हुए, ईश्वर के दर्शन हुए। और अलीपुर षड्यंत्र केस में नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया था। नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया था, जिस वजह से नरेंद्र गोसाई की हत्या सत्येंद्रनाथ घोष ने कर दी। सत्येंद्रनाथ घोष ने कर दी, यानी नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बनकर यह उजागर कर दिया कि हां फलना फलना क्रांतिकारी हथियार रखता है। तो नरेंद्र गोसाई तो बच गया, लेकिन अलीपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत पकड़े गए। अधिकतर क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और सत्येंद्रनाथ घोष जिसने नरेंद्र गोसाई की हत्या की थी उसको तो फांसी की सजा दे दी गई। तो यहां पर परीक्षा के लिहाज से जो 1-2 बात है जो यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक यह पूछा जा सकता है कि अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष के केस की पैरवी किसने किया था? CR? या इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, किसकी पैरवी के कारण अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष बच पाए थे?
आंसर हो जाएगा CR। दोनों तरीका से प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके बाद एक और प्रश्न यह बनता है कि अलीपुर षड्यंत्र केस क्या है। एक प्रश्न यह बनता है कि अलीपुर षड्यंत्र केस क्या है। तो इसका उत्तर होगा बंगाल के अवैध हथियार रखने वाले क्रांतिकारियों को पकड़कर जो मुकदमा चलाया गया अलीपुर में, उसी मुकदमा को इतिहास में अलीपुर षड्यंत्र केस कहा जाता है। नहीं बता दीजिएगा, समझ गए हैं ना। अगली बात, अलीपुर षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह कौन बना? नरेंद्र। क्लियर है ये अलीपुर षड्यंत्र केस। इसके बाद देखिए, जो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय बारिंद्र कुमार घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त को जाता है। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त को जाता है। इसमें बारिंद्र कुमार घोष ने एक युगांतर पार्टी का गठन किया था। बारिंद्र कुमार घोष ने एक युगांतर पार्टी का गठन किया था। उस युगांतर पार्टी से ही जुड़े हुए थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। उस युगांतर पार्टी से ही जुड़े हुए थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो जो आपको खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे, ये दोनों युगांतर पार्टी से जुड़े हुए थे। अब देखिएगा आप यहां पर मुजफ्फरपुर, यही मुजफ्फरपुर का एक जज था किंग्सफोर्ड। मुजफ्फरपुर का जो जज किंग्सफोर्ड था, किंग्सफोर्ड छोटे से छोटे अपराध के लिए भी भारतीयों को, भारतीय मूल के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाया करता था। तो युगांतर पार्टी ने यह डिसाइड किया कि किंग्सफोर्ड का ठिकाना लगाया जाए, और युगांतर पार्टी ने किंग्सफोर्ड के ठिकाना लगाने की जिम्मेदारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को सौंपा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी किंग्सफोर्ड की हत्या को लेकर प्लान किया, और फिर दोनों ने मिलकर किंग्सफोर्ड के आवास का रेकी किया। किंग्सफोर्ड सामान्यतः शाम के समय में हमेशा अपने बग्घी से, अपने गाड़ी से निकलता था। किंग्सफोर्ड के गाड़ी जैसा ही एक गाड़ी था, उसमें किंग्सफोर्ड के घर से ही उस समय के प्रसिद्ध वकील केनेडी की पत्नी और पुत्री दोनों किंग्सफोर्ड के समान बग्घी गाड़ी से ही जब निकली, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को यह लगा कि उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड सवार है, और यह मानकर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड सवार है, उस गाड़ी पर बम फेंका। उस बम कांड में केनेडी की पत्नी और पुत्री दोनों मारी गई। केनेडी उस समय एक प्रसिद्ध वकील हुआ करते थे, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पक्षधर हुआ करते थे। उनका मानना था कि भारत को आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी पत्नी और पुत्री मारी गई, और फिर इसको लेकर
मुकदमा चलाया गया, जिस मुकदमा को इतिहास में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस कहा जाता है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों घटना को अंजाम देकर भागा। कहा जाता है कि प्रफुल्ल चाकी मोकामा पहुंचकर डर से आत्महत्या कर लिया, अंग्रेजों के डर से आत्महत्या कर लिया। और खुदीराम बोस समस्तीपुर चले गए। समस्तीपुर में अंग्रेजी सरकार की पुलिस उसे पकड़ लिया और फिर खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया गया और खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। कर्णडफ नामक जज ने खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई। कर्णडफ नामक जज ने खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई। और खुदीराम बोस पर जब मुकदमा चल रहा था तो उनके केस की पैरवी कालिदास बोस कर रहे थे। कालिदास बोस उनके केस की पैरवी कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई और संभवतः 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया। और सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांति खुदीराम बोस है। लगभग 19 वर्ष इनका उम्र हुआ करता था, उसी समय इन्हें फांसी पर लटका दिया गया और इन्हें फांसी पर 1908 में लटकाया गया, जबकि इनका जन्म पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में वर्ष 1889 में हुआ था। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में वर्ष 1889 में खुदीराम बोस का जन्म हुआ और 1908 ईस्वी में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अर्थात लगभग 19 वर्ष के उम्र में फांसी पाए खुदीराम बोस। इससे कम उम्र में कोई भी क्रांतिकारी फांसी नहीं पाए थे। अर्थात सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी आपको खुदीराम बोस हुए। ये तो क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण के अंतर्गत हमने आपको बतलाया है कि भारत में ये तमाम प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियां हुई है। अब यहां पर परीक्षा के लिहाज से याद करवाते जा रहे हैं हम आपको, तो यहां पर भी चीजों को हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, बताइए। खुदीराम बोस कौन पार्टी से जुड़े हुए थे? कौन पार्टी से? युगांतर पार्टी। मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या को लेकर योजना किसने बनाया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांति आए। खुदीराम बोस को किस जज ने फांसी की सजा सुनाई? कर्णडफ। किसने? खुदीराम बोस के तरफ से केस की पैरवी किसने किया? कालिदास। कालिदास। क्लियर है ये बात? तो इसको जो है आप याद रखिएगा। ये तो क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में हमने आपको बतलाया है और ये सब भारत में हुए थे। और हमने आपको कल के सेशन में ये भी बात बतलाया था कि जो क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण है उसकी कई विशेषताएं हैं, लेकिन उन विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषता यह है कि क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण भारत के साथ साथ विदेशों में भी हुआ था। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण का एक प्रमुख केंद्र बना लंदन। कौन बना? लंदन। लंदन क्रांतिकारी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बना था। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का जो एक प्रमुख केंद्र लंदन बना था, उसकी चर्चा जो है आगे हम आपके साथ करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है थोड़ा सा आप पढ़िए। तो क्या पढ़िएगा? दिल्ली षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस और बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। इतना पढ़िए तो हीरो सब। पढ़िए जल्दी। पढ़िए थोड़ा सा।
पढ़िए, पढ़ने बोले हैं, इधर उधर काय कर रहे हैं आप लोग। है जाना है, जाइए। पढ़ने बोले हैं, बतिया रहे हैं, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। पढ़ लिए जी। पढ़ लिए। आइए अब समझते हैं। आइए, हो गया। अब विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र लंदन बना। कौन बना? लंदन। लंदन, लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन चलाने का श्रेय श्यामजी कृष्ण वर्मा को जाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत थे, अर्थात प्रभावित थे, और लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा की मुलाकात हिडमैन नामक समाजवादी विचारधारा के एक नेता से हुई थी, और हिडमैन के प्रभाव में आकर ही श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वर्ष 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना की, और 1905 में ही लंदन में इंडिया हाउस नामक संगठन की स्थापना की। इन संगठनों को लोकप्रिय बनाने के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका निकाला, और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका के माध्यम से श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपने संगठन इंडिया हाउस, अपने संगठन इंडिया होम रूल सोसाइटी को प्रसिद्धि दिलाने का काम किया। और जब इंडिया हाउस, इंडिया होम रूल सोसाइटी काफी लोकप्रिय होने लगा, तो फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा
पर दबाव बनाया गया और फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा को लंदन छोड़ना पड़ा। श्यामजी कृष्ण वर्मा को लंदन छोड़ना पड़ा। श्यामजी कृष्ण वर्मा को लंदन छोड़ना पड़ा। श्यामजी कृष्ण वर्मा जब लंदन छोड़ दिए तो इंडिया हाउस का नेतृत्व बीडी सावरकर ने संभाला और फिर बाद में नासिक षड्यंत्र केस में बीडी सावरकर को गिरफ्तार कर भारत लाया गया। आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई उन्हें। तो फिर इंडिया हाउस नामक संगठन पर नियंत्रण रखने वाला कोई बचा नहीं। तो इंडिया हाउस से जुड़े एक क्रांतिकारी थे, उनका नाम था मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा इंडिया हाउस संगठन से जुड़े जो क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा थे, उन्होंने लंदन में, ब्रिटेन में, लंदन ब्रिटेन में ही है, ब्रिटेन कहिए लंदन कहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। इंडिया हाउस से जुड़े मदन लाल ढींगरा ने जो विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी, इस एवज में मदन लाल ढींगरा को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। गिरफ्तार कर उन्हें भी फांसी पर लटका दिया गया। मदन लाल ढींगरा एक ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्हें भारत से बाहर या ब्रिटेन में फांसी पर लटकाया गया है। मुख्यतः दो क्रांतिकारी हैं जिन्हें भारत से बाहर लंदन में फांसी पर लटकाया गया है। एक है सरदार उधम सिंह और एक दूसरे हैं मदन लाल ढींगरा। सरदार उधम सिंह जो कि जनरल डायर की गोली मारकर हत्या लंदन के कैक्सटन हॉल में किया था 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में उन्हें, और मदन लाल ढींगरा जिन्होंने विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या की थी, इन दोनों को भारत से बाहर लंदन में फांसी पर लटकाया गया है। और यह यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्हें भारत से बाहर लंदन में फांसी पर लटकाया गया है? तो मदन लाल ढींगरा और सरदार उधम सिंह। मदन लाल ढींगरा और सरदार, क्लियर है ये बात? इसको आप याद रखिएगा। लंदन के बाद क्रांतिकारी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बना पेरिस। पेरिस, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय मैडम भीखाजी कामा को जाता है। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को जाता है। और जब जो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा है, इन्हें भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा पारसी समाज से बिलोंग करती थी, महाराष्ट्र राज्य से इनका संबंध था। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा अपने जीवन का अधिकतर समय लंदन में ही गुजारी थी या विदेशी सरजमी पर गुजारी। और मैडम भीखाजी रुस्तम कामा दादा भाई नेरोजी के निजी सचिव के तौर पर भी काम की थी। और जो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा है, उन्होंने पेरिस में क्रांतिकारी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का काम की। और वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन आयोजित किए जा रहे थे। उस सम्मेलन में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराने का काम मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने की। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा विदेशी सरजमी पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराने वाली प्रथम महिला बनी। पेरिस के बाद क्रांतिकारी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र आपको अमेरिका बना। अगर अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का श्रेय तारकनाथ दास हो गए, लाला हरदयाल हो गए, इन लोगों को जाता है। इसमें जो लाला हरदयाल है, इनके द्वारा
अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वर्ष 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई और गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को हुई थी। गदर पार्टी का प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना को बनाया गया था। वही प्रथम महासचिव लाला हरदयाल स्वयं बने थे, जबकि प्रथम कोषाध्यक्ष काशीराम को बनाया गया था। और यह पार्टी 1857 की क्रांति की स्मृति में एक पत्रिका निकाला था। उस पत्रिका का नाम था गदर। गदर पत्रिका का पहला अंक उर्दू भाषा में छपा था। फिर बाद के वर्षों में गदर पत्रिका के अंक हिंदी में, पंजाबी में, गुजराती में तथा अन्य भाषाओं में जो है आपको छपना प्रारंभ हो गया था। और गदर पत्रिका के ऊपरी पेज पर लिखा होता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। और गदर पार्टी से जुड़े लोग, गदर पार्टी से जुड़े क्रांतिकारी, गदर पार्टी से जुड़े क्रांतिकारी, गदर पार्टी से जुड़े क्रांतिकारी जब वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई और ब्रिटेन अपना पूरा का पूरा ध्यान प्रथम विश्व युद्ध की ओर आकृष्ट किया, तो इसका फायदा गदर पार्टी के लोग उठाना चाहते थे। और वे यानी गदर पार्टी के लोग भारत आकर भारत में गदर आंदोलन करना चाहता था और गदर आंदोलन के जरिए भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाना चाहता था। परंतु अंग्रेजों को इस बात की खबर लग गई कि गदर आंदोलन से जुड़े लोग भारत आकर आंदोलन करके ब्रिटिशों को भारत से बाहर कर सकता है। जैसे ही ब्रिटिशों को खबर लगी तो ब्रिटिश गदर आंदोलन को होने से पहले ही गदर आंदोलन को दबा दिया, अर्थात गदर आंदोलन होने से पहले ही दबा दिए गए। इसके बाद आपको क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण का कुछ और भी केंद्र बना था, जैसे कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा खास महत्व तो है नहीं। ऐसे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सिलेक्टेड इतना है जो हमने आपको बतलाया है, इसको आप याद रखिएगा। अब विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन को आप पढ़िए, फिर याद करवाएंगे। पढ़िए, कॉपी में तो लिख करके आए ही होंगे, पढ़िए उसको।
है हीरो सब पढ़ लिए, पढ़ लिए। आइए तो, है आइए इधर है। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र कौन बना? लंदन। कौन बना? विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र कौन बना? क्लियर ना? आगे। लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय किसे जाता? आए श्यामजी कृष्ण। लंदन में इंडिया हाउस को स्थापित किसने किया? श्यामजी कृष्ण। लंदन में इंडिया हाउस को स्थापित किसने किया? श्यामजी कृष्ण। लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी को स्थापित किसने किया? श्यामजी कृष्ण। श्यामजी कृष्ण वर्मा। आगे बतलाइएगा, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसकी पत्रिका है? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसकी पत्रिका है? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसकी पत्रिका है? श्यामजी कृष्ण वर्मा। आगे बतलाइएगा, विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या किसने की? आए मदनलाल। विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या किसने की? नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या किसने? अनंत कानहरे। अनंत कानहरे। जनरल ओ डायर की गोली मारकर हत्या किसने? सरदार उधम सिंह। चलिए आगे बताए, कौन कौन ऐसे क्रांतिकारी है जिसको लंदन में फांसी दिया गया? आए आए चलिए आगे बतलाइएगा, पेरिस में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय किसे जाता है? आए मैडम भिखाजी रुस्तम। भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माता। अच्छा आगे बताइएगा, विदेशी सरजमी पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने का काम किसने की? मैडम भिखाजी रुस्तम। कहां फहराई थी? आए जर्मनी के स्टुटगार्ट। जर्मनी के क्लियर है। चलिए आगे बतलाइएगा, गदर पार्टी कहां स्थापित हुआ? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी कहां स्थापित हुआ? आए कब? 1900। गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल। गदर पार्टी का संस्थापक, गदर पार्टी का प्रथम अध्यक्ष आए सोहन सिंह भाखना। अच्छा, गदर पार्टी ने कौन पत्रिका निकाला था? गदर। कौन पत्रिका? गदर। गदर का पहला अंक कौन भाषा में छपा? कौन भाषा में? उर्दू ना। क्या गदर पार्टी के लोग भारत में गदर आंदोलन कर पाए? नहीं ना। गदर आंदोलन शुरू होने से पहले ही ना समाप्त हो गया। हाँ ना, यही है क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। आगे हम लोग बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय क्या पढ़िएगा ना? है सुनिए सुनिए ना, वो छोड़ दीजिए आज। है देखिए देखिए इस सबको,
बोल रहे हैं आज छोड़ रहे हैं, बोल रहा है ना। अब बोलेंगे पढ़ाएंगे तो बोलेगा ना, यानी सीधा उल्टा चलते हैं ना। चलिए, तो और सब बढ़िया है ना। कल जो है क्रांतिकारी आंदोलन खत्म हो जाएगा और लगभग कल आप मान करके चलिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन तक हम आपको ले आएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन तक जो है हम आपको ले आएंगे, उससे ज्यादा भी हमको लगता है हो जाएगा। अब देखिए कितना हो पाता है। कल तो 5:30 बजे से ना है, हाँ कल 5:30 बजे से है। चलिए, तो लड़का लोग इधर से निकलेंगे, लड़की लोग इधर से। धन्यवाद सभी लोगों का। इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में।